नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश श्रीवास्तव। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव परिणाम आ गए हैं। आप सभी ने इस चुनाव परिणाम को काफी करीब से देखा होगा और बदलते आंकड़ों को भी महसूस किया होगा। ये बदलते आंकड़े क्या कह रहे हैं? झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार तो बन गई, लेकिन महाराष्ट्र में जो अनुमान लगाया जा रहा था, यह माना जा रहा था कि महाविकास आघाड़ी लोकसभा चुनाव के परिणामों को दोहराएगी। वो नहीं हुआ, हुआ कुछ और ही। महायुति जीती और ऐसी जीती कि उसने जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ऐसा लगा जैसे सुनामी आई हो, ऐसा लगा जैसे तूफान आया हो। और इस तूफान में महाविकास आघाड़ी के जो उम्मीदवार थे, पत्तों की तरह बिखरते चले गए और बिखर गई महाविकास आघाड़ी के जो तीन नेता के अस्तित्व की धार, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, नाना पटोले और साथ में ही राहुल गांधी की जो मेहनत थी, जो चुनाव प्रचार में उन्होंने दमखम दिखाया था, वो सब का सब धरा का धरा रह गया। ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। महायुति में अकेले भारतीय जनता पार्टी 130 से ऊपर सीटें लाने में कामयाब रही। वहीं अजीत पवार ग्रुप और शिवसेना की जो शिंदे गुट, उन दोनों ने भी बेहतर प्रदर्शन किया। शिवसेना शिंदे गुट ने तो ऐसा प्रदर्शन किया कि महाविकास आघाड़ी की जो टोटल सीट है, उससे अकेले उन्होंने सबसे ज्यादा सीट लाकर पूरी महाविकास आघाड़ी का डब्बा गुल कर दिया। इस चुनाव परिणाम को लेकर संजय राउत ने खुलकर सामने आकर कहा कि हमें ये जनादेश मंजूर नहीं है, ये जनता का निर्णय नहीं है। यानी साफ रूप से उन्होंने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने जो ईवीएम की व्यवस्था है उस पर एक बार फिर से सवाल खड़ा कर दिया। लेकिन सवाल उठ रहा है कि झारखंड में आखिर जेएमएम की सरकार कैसे बन गई? अगर मशीनों ने खेल किया तो झारखंड में भी उसे खेल करना चाहिए था, क्योंकि सभी को मालूम है कि झारखंड में पिछले 7-8 महीने से भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता डेरा जमाए बैठे हुए थे और वो किसी भी तरह से इस स्टेट को अपने हाथ में लाना चाह रहे थे, लेकिन वो इसमें असफल रहे। ऐसे में महाराष्ट्र के परिणाम पर सवाल उठाने के बाद ये सवाल जरूर बन जाता है कि आखिर मशीन का खेल हुआ या किसी तरह की गड़बड़ी हुई तो वो झारखंड में क्यों नहीं दोहराई गई, आखिर महाराष्ट्र में ही क्यों दोहराई गई? हम इन सवालों पे नहीं जाएंगे, क्योंकि ईवीएम का रोना विपक्ष लंबे समय से रोता रहा है और उसे अपने जो तरीके हैं उस पर जरूर विचार करना चाहिए। ईवीएम के तरीकों पर या ईवीएम पे सवाल उठाकर आप मौजूदा सवालों से बच नहीं सकते हैं। ऐसा लगा कि महाविकास आघाड़ी जो है इस चुनाव में पूरी तरह से बिखर गई। उसकी योजनाएं, उसके वादे, उसके प्रचार सब के सब धरे रह गए। हर सीट से एक सीट से उनके उम्मीदवार लाखों की वोट में हारते चले गए। यहां तक कि कुछ उम्मीदवार जो सीनियर नेता है कांग्रेस के और दूसरे पार्टियों के, उन्होंने किसी तरह से अपनी इज्जत बचाई। रोहित पवार जो शरद पवार गुट के बड़े नेता है और अजीत पवार के जाने के बाद उनको महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा चेहरा माना जा रहा था, उन्होंने किसी तरह से ये चुनाव हासिल की। इसी तरह से नाना पटोले कुछ चंद वोटों से चुनाव जीतने में कामयाब रहे, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान अपनी सीट नहीं बचा पाए। हाल सिर्फ इतना ही नहीं रहा, पुणे की 21 विधानसभा सीटों में 18 पे महायुति के उम्मीदवारों की जीत हुई। दो सीटों पे महाविकास आघाड़ी जीती और एक सीट निर्दलीय के हिस्से में चला गया। हाल ही में उपचुनाव हुए थे कसबा विधानसभा सीट पे। उस सीट पे कांग्रेस के रविंद्र धंगेकर ने जीत दर्ज की थी, लेकिन 8 महीने के बाद ही हुए इस चुनाव में वो रविंद्र धंगेकर अपनी सीट तक नहीं बचा पाए। इसी तरह से पूरे महाराष्ट्र में जिस भी सीट पे आप जाएंगे वहां पर महाविकास आघाड़ी
पूरी तरह से लड़खड़ाती नजर आई और महाविकास आघाड़ी महायुति का जो हवा था या महायुति की जो लहर थी वो पूरी तरह से काबू या हावी होती नजर आई। हम आज इस पे चर्चा करने आए ही नहीं हैं कि आखिर महाविकास आघाड़ी कैसे हारी और महायुति कैसे जीत गई। हम चर्चा करने ये आए हैं कि आखिर लोकसभा चुनाव में जिस महाविकास आघाड़ी ने भारतीय जनता पार्टी को डबल डिजिट में नहीं आने दिया था, उसी भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में 130 से ऊपर सीटें लाकर आखिर क्या साबित किया है, आखिर किस तरह से यह परफॉर्मेंस सामने आया है। क्या इस पे सवाल होना चाहिए या नहीं? क्या महाविकास आघाड़ी के जो नेता थे लोकसभा चुनाव के बाद अति आत्मविश्वास का शिकार हो गए? क्या शरद पवार अपने कुनबे को अनुशासित रखने में, अपने कुनबे को चुनाव में तरीके से उतरने से या चुनाव में जीत दर्ज करने से जो एक संगठनात्मक शक्ति देनी चाहिए थे उससे वंचित रह गए? क्या शरद पवार सच में अब बूढ़े हो चले हैं या शरद पवार सच में अपने भतीजे अजित पवार से कमजोर पड़ते नजर आ रहे हैं? जो मौजूदा रिजल्ट आया है उससे तो यही लगता है कि अब महाराष्ट्र की जनता ने शरद पवार को चूका हुआ मान लिया है और ये मान लिया है कि अब उनका दौर खत्म हो चुका है, अजित पवार को बागडोर सौंप देनी चाहिए। इसी तरह से उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है शिवसेना, उसकी जो सीटें आई है उसने भी ये बात साबित कर दिया है कि क्या शिंदे गुट इन तमाम 2 सालों में जो घटनाक्रम हुए उसमें वो सही थे? क्या पब्लिक ने उनके पार्टी को तोड़कर अलग होने के निर्णय और भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनाने के निर्णय को सही माना है? वहीं अजित पवार जिन्होंने 59 सीटों पे चुनाव लड़ा था और 35 से अधिक सीटें जीत ली है, उनका भी स्ट्राइक रेट बहुत ही शानदार रहा है। जबकि चुनाव से पहले तक ये माना जा रहा था कि अजित पवार महायुति में बोझ बन गए हैं, उन्हें बाहर निकालने के रास्ते तलाशे जा रहे हैं। लेकिन उसी अजित पवार ने ऐसा परफॉर्मेंस किया कि सब के सब दंग रह गए। तो क्या ये मान लिया जाए कि अजित पवार ने जो पार्टी तोड़ी, एनसीपी जो मूल एनसीपी थी उसको तोड़कर जो नई पार्टी बनाई और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सरकार साथ वो सरकार में शामिल हो गए, उसे आम लोगों ने या उसे नागरिकों ने सही माना और उस पर मोहर लगा दी है? ये रिजल्ट तो यही बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ शिवसेना और अजित पवार गुट ने जिस तरह से जाकर सरकार बनाई उस पर आम लोगों ने अपनी मुहर लगा दी है। मुहर एक और बात पे लगी है, जिस तरह से 3 महीने पहले महायुति की सरकार की तरफ से लाडली बहन योजना लाई गई थी और महिलाओं के हाथ में सीधे डायरेक्ट पैसे पहुंचे। कहा जाता है कि इस 3-4 महीने के दौरान 7,500 रुपये करीब एक महिला के हाथ में पहुंचे हैं। एक एक घर में 2-3 लोग हैं तो उनके घर में 15-15 हजार रुपये तक पहुंचे हैं। इस डायरेक्ट कैश ट्रांसफर ने समझ लो जादू का काम किया है और इस पैसे के ट्रांसफर ने ऐसा काम किया कि महाविकास आघाड़ी का तमाम प्रचार तंत्र, तमाम वादे और तमाम तरह के महायुति के खिलाफ चलाए गए अभियान की धार को तोड़ कर रख दिया। उनके जो धार है उसको खत्म करके रख दिया है। कोई भी मानने को तैयार नहीं था कि उनके हाथ में पैसे आए हैं तो सरकार वापस आने पे पैसे नहीं मिलेगी। उनको यकीन है कि पैसे मिलेंगे और अभी जो पैसे मिल रहे हैं वो इसलिए इस सरकार के साथ जाना पसंद करेंगे। कहा जा रहा है कि जो वोटिंग में 4-5% की बढ़ोतरी हुई है उस बढ़ोतरी ने महायुति का समझ लो कि आप उसकी हवा ही चला दी है, उसका माहौल बना दिया है और इस माहौल बनाने में महिलाओं की बड़ी भूमिका रही है। झारखंड से लेकर महाराष्ट्र तक महिलाओं ने जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसको बचाया है। महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना से लाभार्थी हुई महिलाओं ने बढ़ चढ़कर जो वोटिंग की, उसके बाद जो नतीजे आए उसने महायुति की सत्ता को वापस मिला दिया है, जैसे सत्ता उनकी बनी रह गई। इसी तरह से झारखंड में कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन से भारी पड़ते नजर आए। उनकी प्रचार सभाओं में लोगों की भीड़, उनके प्रचार तंत्र का तरीका और
बेहद कम समय में जिस तरह से वो पूरे देश में लोकप्रिय हुई है और जिस तरह से पब्लिक के बीच उनका अपना एक इमेज बना है, उसने भी झारखंड मुक्ति मोर्चा को इस चुनाव में बचा लिया और हेमंत सोरेन की सरकार वापस आ गई है। तो इस तरह से महिलाओं ने दोनों ही जगह की गवर्नमेंट को बचाई है। और दूसरी तरफ शरद पवार एक चुके हुए और एक ऐसा मान सकते हैं कि अब पब्लिक ने यह मान लिया है कि शरद पवार का समय खत्म हो चुका है। अब युवा नेताओं के कंधे पर जिम्मेदारी दी जानी चाहिए और अजित पवार ने जो ये जिम्मेदारी उठाई है, पब्लिक उसके साथ खड़ी हो गई है। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या शरद पवार अब आगे की राजनीति कैसे करेंगे? क्या वो संन्यास ले लेंगे? क्या वो राजनीति से दूरी बना लेंगे? उद्धव ठाकरे क्या करेंगे? क्योंकि उद्धव ठाकरे ने कहा था कि अगर आपने हमारा साथ नहीं दिया तो मैं राजनीति से अलग हो जाऊंगा। उनके सामने भी करो और मरो वाली स्थिति थी और अब ऐसा है कि जिस तरह के परिणाम आए हैं उसके बाद उद्धव ठाकरे के सामने सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर वो आगे की राजनीति कैसे करेंगे। क्योंकि जिस सहानुभूति के भरोसे वो बैठे हुए थे, वो सहानुभूति उनके साथ नहीं रही। ये सहानुभूति शिवसेना शिंदे गुट के साथ चली गई है। जिस शरद पवार को सहानुभूति वोट की उम्मीद थी, जिस संविधान को लेकर वो बार बार सवाल खड़े कर रहे थे कि सरकार आई तो संविधान बदल दिया जाएगा, उसे भी आम लोगों ने खारिज कर दिया है। तो सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इस चुनाव में मुद्दा क्या बना? इस चुनाव में मुद्दा क्या बना? क्या चुनाव में बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे? और इसी तरह के जो हिंदुत्ववादी मुद्दे उठाए गए, लोगों को बांटने की कोशिश वाले जो मुद्दे उठाए गए, उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री यहां आकर बोल रहे थे, प्रधानमंत्री बोल रहे थे, गृह मंत्री बोल रहे थे और तमाम राज्यों के जो बड़े नेता हैं भाजपा के, वो आकर महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार करके गए। उन सबों ने कहीं पर भी बेरोजगारी, महंगाई और सड़कें या आम मूलभूत समस्याओं का जिक्र तक नहीं किया। उन सबों ने सिर्फ हिंदू को एकजुट होने का एक संदेश दिया। उन सबों ने यह कहा कि जो राहुल गांधी बातें फैला रहे हैं संविधान बदलने की, वो बातें झूठी है, ऐसा नहीं होने वाला है। सभी ने सिर्फ कांग्रेस परिवार पे हमला बोला, राहुल गांधी पे हमला बोला, हिंदुत्व के मुद्दे को उठाया, एकजुट होने के लिए कहा और देवेंद्र फडणवीस ने इसे वोट जिहाद के बदले धर्म जिहाद के तौर पे पेश करके लोगों को एकजुट करने की कोशिश की गई। दूसरी तरफ जो महाविकास आघाड़ी के नेता थे, बीच बीच में महंगाई, बेरोजगारी, रोड, पानी, बिजली, सड़क, इन तमाम मुद्दों को उठाते नजर आए और इसके जरिए वो सरकार पे हमले कर रहे थे। राहुल गांधी संविधान की बात कर रहे थे, जातिगत जनगणना की बात कर रहे थे, अडानी अंबानी की बात कर रहे थे। सबों ने मिलकर एक तरह से ये नैरेटिव सेट किया कि इस मौजूदा सरकार में रोजगार का संकट है, महंगाई का संकट है, मूलभूत समस्याओं का संकट है, किसानों की समस्या है, किसानों की आत्महत्या का मुद्दा है, उनके उत्पाद नहीं बिकते हैं, उनके उत्पाद को सही दाम नहीं मिलते हैं, ये मुद्दा है। लेकिन तब ऐसे में जो महायुति के पक्ष में ये वोटों की लहर आई है, जिस तरह की सुनामी आई, उससे क्या साबित होता है? क्या अब महंगाई, बेरोजगारी, सड़कें, बिजली, पानी और मूलभूत सुविधाएं मुद्दा नहीं रह गई है? क्या इस देश में अब बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे और धार्मिक उन्माद पैदा करने वाले ही इशू बच गए हैं और इसी को देखकर लोग वोट कर रहे हैं? क्या इसी को लेकर एकजुट हो रहे हैं? यह सवाल बहुत गंभीर है, इस पर विचार करने की जरूरत है। लेकिन जो मौजूदा वोटिंग पैटर्न है और जिस तरह की वोटिंग हुई है, उससे तो यही लगता है कि नागरिकों को या जनता को, ये जो वोटर हैं, उनको महंगाई, बेरोजगारी से कोई लेना देना नहीं है, उनके लिए ये मुद्दा नहीं है। देश में जो धार्मिक उन्माद पैदा किए जा रहे हैं, जिस तरह के बांटने की राजनीति की जा रही है, जिस तरह के बांटने वाले बयान दिए जा रहे हैं, उसके साथ आम नागरिक खड़े नजर आए। इस पूरे चुनाव के दौरान यही समझ में आया कि यह मुद्दा आम लोगों के लिए सबसे बड़ा था। यही वजह है कि इस तरह की बम्पर जीत सामने आई है। तो आने वाले समय में क्या रास्ता बच जाता है महाविकास आघाड़ी के लिए? क्योंकि महाविकास आघाड़ी के सामने अपने अस्तित्व का संकट पैदा हो गया है।
जो 53-54 लोग जीत कर आए हैं महाविकास आघाड़ी में, उनका भविष्य क्या होगा? क्या वो सिर्फ विधायक बने रहेंगे या सत्ता के साथ मिलकर अपने लिए कोई रास्ता तलाशेंगे? यह आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा कि आखिर महाविकास आघाड़ी का अस्तित्व बचता भी है या नहीं। इस बात की बेहद बड़ी संभावना है कि जो 54-55 लोग बचे हैं, जो चुन कर आए हैं महाविकास आघाड़ी में, वो एक एक करके रास्ता छोड़कर महायुति में ना शामिल हो जाए। इस बात की संभावना बढ़ गई है और अगर ये संभावना बनती है तो महाविकास आघाड़ी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा और ये इतिहास एक ऐसे समय का लिखा जाएगा जब महाविकास आघाड़ी पत्तों की तरह बिखर गई थी और एक बुजुर्ग नेता जिसे राज्य में चाणक्य के तौर पे देखा जा रहा था, वो पूरी तरह से विफल साबित हुआ और पूरी तरह से उसकी प्लानिंग फेल हुई। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं या आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें और आगे भी हमारे वीडियो को शेयर करते रहें। तब तक के लिए नमस्कार। ठंड का दिन है, अपना ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें, अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें। तब तक के लिए नमस्कार।